हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें 50 क्वेश्चन का ये सीरीज हर एक सब्जेक्ट से कैरी किया हुआ आपके लिए तैयार हम करते हैं, ताकि आपको आने वाले हर एक आगामी एग्जाम के लिए जीके और जीएस के पोर्शन के हर सब्जेक्ट से आपको जोड़कर रखें। और देखिए फ्रेंड्स, पहला ही पेज आपके सामने आया होगा, जिसमें जिस सब्जेक्ट से जितना क्वेश्चन हम डालते हैं उतना क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि आपको रिवीजन में काफी हेल्प हो और आगामी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो। फ्रेंड्स, अगर ये सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ अगर आपको देखना है या पीडीएफ से रिवीजन करना है, तो ऐसे स्थिति में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का हम टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर ही इन सभी सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ अवेलेबल होता है, विदाउट सोल्यूशन किया हुआ और सोल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का। तो आप ध्यान रखिएगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो, रिवीजन करना है तो। और आगामी एग्जाम बीपीएससी एग्जाम, बीएसएससी मेंस एग्जाम, बिहार दरोगा, बिहार सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस, मदनी क्षेत्र, रेलवे, एमटीएस का एग्जाम जो चल रहा है, इसके अलावा एसएससी सीजीएल का एग्जाम, बैंकिंग, ये सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी हेल्पफुल आपके लिए होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट से, ऐसा नहीं है करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मिसलेनियस, इसमें कंप्यूटर तो ऐड नहीं यहाँ पे किया हुआ है क्योंकि स्पेस नहीं था, तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको डाला हुआ रहता है। तो एक ही सेट प्रैक्टिस में फुल सब्जेक्ट का आपको रिवीजन होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। अगर ऐसा लगता है कि ये सीरीज जो है वो दूसरे स्टूडेंट के लिए, तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये जो क्वेश्चन हम तैयार करते हैं उसमें काफी मेहनत लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि जितना क्वेश्चन है पूछा हुआ और उसके अलावा उतने ही सटीक एनालिसिस करना, उसको देखना और यहाँ पे आपके लिए तैयार करना खुद क्वेश्चन को टाइप करके, तो बड़ा मेहनत का काम है। तो थोड़ा सा इसको केसरिया कमीशन क्लास को अपना सपोर्ट प्रोवाइड कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इतने से हम खुश होंगे और भी आपके लिए मेहनत करते रहे, ताकि आपका मेहनत कम हो सके। और मेरे किए हुए मेहनत पर आप ज्यादा से ज्यादा विश्वास कीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आपको देंगे निश्चित तौर पर एक सटीक एनालिसिस के तहत देंगे, और ऐसे क्वेश्चन को डालने का प्रयास करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, इतना आपसे केवल अनुग्रह है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन 104 नंबर सेट का देखते हैं। जब कोई तत्व को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बीच वाला तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ही डोबेरेनियर का ट्रिक का नियम कहा जाता है। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। डोबेरेनियर ने ट्रिक का नियम का प्रतिपादन 1829 ईस्वी में किया था, जब यह पीरियोडिक टेबल को बना रहे थे। पीरियोडिक टेबल के बनाते के क्रम में पीरियोडिक टेबल में तत्वों को सम्मिलित रूप से सजाने के लिए इन्होंने ट्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था। 3 तत्वों को एक साथ रखा था, इसलिए इसे ट्रिक थ्योरी कहा जाता है, जिसमें से इन्होंने कहा था कि 3 तत्वों में से बीचला तत्व जो होगा अन्य 2 किनारे वाले तत्वों के औसत भार के बराबर बीचला वाले तत्व का औसत भार होगा। क्लियर? तो इसे ही ट्रिक थ्योरी ऑफ डोबेरेनियर के नाम से भी जाना जाता है। मेंडलीफ की बात करें तो आवर्त सारणी से ये भी रिलेटेड थे। इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया 1869 ईस्वी में आवर्त सारणी बनाया, जिसमें इन्होंने तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। अतः यही कारण है कि इनके दिए गए नियम को, आवर्त सारणी से संबंधित दिए गए नियम को तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का नियम भी कहा जाता है। और इस रूप में जब ये तत्वों को आवर्त सारणी में सजाए, तो यह वैज्ञानिक आधार, आवर्त सारणी को एक वैज्ञानिक आधार मिला। यही कारण है कि मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा गया। हालांकि आप ध्यान रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी जो वर्तमान समय में देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो देखते हैं, उसका जनक मोस्टे को कहा जाता है, जिन्होंने आवर्त सारणी को 1913 ईस्वी में बनाया था। इन्होंने प्रत्येक तत्व, अपने आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। न्यूटन की अगर बात कर लिया जाए तो न्यूटन ने सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। इसके अलावा गति के संबंध में भी नियम दिया था। इनके द्वारा दिए गए गति के संबंध में नियम को प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 1687 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। न्यूलैंड की बात करें तो ये भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ही वैज्ञानिक थे, अर्थात यह भी एक केमिस्ट थे, और इन्होंने, ध्यान रखेंगे, इन्होंने अष्टक के नियम का प्रतिपादन किया था। न्यूलैंड ने अष्टक के नियम का प्रतिपादन 1863 ईस्वी में किया था, जिसमें इन्होंने जब तत्वों को सजाने लगे तो ऐसे स्थिति में ये 8 तत्व को लिए और 8वां तत्व को अपने पहले तत्व के
लगभग गुणों के समान बताया। इसे ही ऑक्टेट थ्योरी ऑफ न्यूलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अब एल्केन समझेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है? एल्केन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए रसायन को हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। अगर जिन हाइड्रोकार्बन के बीच कार्बन और कार्बन के बीच जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध बन रहा है तो उसे संतृप्त कहेंगे। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच तो इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्लियर? तो एल्केन जो है वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन जो होता है कार्बन परमाणु के बीच, इसमें ऐसा हाइड्रोकार्बन एल्कीन होता है इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध बनता है, अतः यह एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाया। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन की अगर बात करें तो कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध बनता है, अतः यह भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि 12 वोल्ट विद्युत आपूर्ति वाला एक बल्ब है और इसको 24 वाट की शक्ति प्रदान कर दी जाती है तो 6 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किए जाने वाले बल्ब को आपूर्ति की गई शक्ति की कितनी मात्रा होगी? कहने का मतलब है 12 वोल्ट वाला अगर विद्युत आपूर्ति करते हैं तो यह 24 वाट की शक्ति प्रदान करती है, जबकि अगर 6 वोल्ट वाला अगर संयोजित करेंगे किसी बल्ब को तो यह कितनी शक्ति प्रोवाइड करेंगे? तो यह देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, आपका मान कितना दिया हुआ है, V1 आपको कितना दिया हुआ है तो 12 वोल्ट V1 का मान आपको दिया हुआ है। क्लियर? और V2 का मान कितना दिया हुआ है तो V2 का मान आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है। P1 का मान कितना दिया हुआ है आपको 24 वाट दिया हुआ है, लेकिन P2 का मान आपको नहीं दिया हुआ है और यही आपको निकालना है। क्लियर? तो देखेंगे इक्वेशन लगाएंगे, फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो P बराबर यानी शक्ति बराबर कितना होता है V²/R। ये इसका विभवांतर होता है, R इसका आप इसे रेसिस्टेंट कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। तो P बराबर यहां से निकल जाएगा P1 यहाँ पर डायरेक्ट जाती है P1। क्लियर? P1 बराबर हो जाएगा V2/R। अब P का मान दिया हुआ है, P1 का मान दिया हुआ है 24 वाट और V2 का मान V1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है इस इक्वेशन से 12। तो 12 गुने 12 लिख देंगे क्योंकि V² है, R यहाँ से निकल जाएगा यानी R बराबर क्या हम कर सकते हैं कि 12 गुने 12/24। क्लियर? 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12 अर्थात R बराबर रेसिस्टेंस बराबर जो निकल गया वो 6 ओम निकल गया। क्लियर? अब जरा P2 का मान निकालिए क्योंकि P2 का फॉर्मूला बैठाएंगे तो ठीक P का फॉर्मूला यानी कि शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा V²/R। अब चूंकि यहाँ पर दूसरा इक्वेशन में चल रहा है तो V2 का मान ले लेंगे, V2 ले लेंगे यहाँ पे। तो P2 का मान हमें तो निकालना है बराबर V² V का मान दिया हुआ है 6/6/R का मान यहाँ पे आ गया है 6। इससे कट गया यानी P2 का मान जो हो गया, दूसरा बल्ब जो 6 वोल्ट की आपूर्ति प्रदान कर रहा है विभवांतर से इसे जोड़ा गया है तो यह शक्ति जो प्रोवाइड करेगी वो 6 वाट की शक्ति प्रोवाइड करेगी। क्लियर? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 वाट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था भारत में 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए और उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वर्तमान समय में है और इस बात की चर्चा इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में की थी। क्लियर? क्वेश्चन आपसे पूछता भी है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिसमें इन्होंने 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का आकलन भारत का किए थे और उस समय बताया कि भारत का प्रति व्यक्ति आय लगभग 20 रुपये थी। किसी पुस्तक में इन्होंने बताया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय क्या है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो होता है उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जो उत्पादित वस्तु होगा और सेवा जो दिया जाएगा एक वर्ष के अंदर उसको मौद्रिक मूल्य के रूप में तय कर दिया जाता है,
उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक समाप्त होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम यानी एलन एक्टोबियन ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे में किया गया था। ध्यान रखिएगा, A.O. ह्यूम जो थे वो एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी थे अंग्रेज का। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे तथा पहले महासचिव एलन एक्टोबियन ह्यूम A.O. ह्यूम ही थे। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 ईस्वी में हुए कलकत्ता अधिवेशन जो कि 33वां कांग्रेस का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किए थे। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने कानपुर में हुए 41वें अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 ईस्वी में की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत मात्रा ही नहीं बल्कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एनालिसिस देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार तो बिहार में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या की हम बात कर रहे हैं तो 13,36,573 संख्या है। जबकि अगर बात करें राज्य की कुल जनसंख्या का ये जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या का कितना है तो 13% है बिहार में। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें से 6,82,516 पुरुष अनुसूचित जनजाति है और 6,54,057 महिला अनुसूचित जनजाति की संख्या है बिहार में। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें अनुसूचित जनजाति का तो पश्चिम बंगाल में है, जहां की अनुसूचित जनजातीय संख्या जो है वो 2,50,046 है और न्यूनतम जनसंख्या शिवहर में है, मात्र 318 अनुसूचित जनजाति है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशतता के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है जो 6.35% है। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर का है, जिसमें समस्तीपुर का सबसे कम अनुसूचित जनजातीय प्रतिशत है 0.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो है उसके आंतरिक तापमान, पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। अब जरा देखिएगा, तारे में 3 रंग आपको देखने को मिलेगा, एक लाल रंग और एक सफेद रंग तथा एक नीला रंग देखने को मिलेगा। अगर समझिएगा कि अगर किसी भी तारा का रंग अगर आपको दिखाई दे रहा है कि लाल है तो इसका मतलब है कि उसका पृष्ठ तापमान सबसे कम होगा, क्योंकि अब यह विस्फोटित होने वाला तारा है, लाल हो जाएगा, वह गुस्सा में आ जाएगा कि अब हम टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं, तो वह लाल हो जाता है तो इसका तापमान कम हो जाता है। क्लियर। तापमान इसका कम हो जाता है तो लाल दाना तारा उसे कहा जाता है, जो विस्फोटित होने वाला है, जो लाल हो चुका है। अगर किसी तारे का पृष्ठ तापमान अधिक है, इसका मतलब है कि वह तारा सफेद दिखाई देगा, यानी आसमान में जो भी तारा आपको सफेद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि पृष्ठ तापमान थोड़ा सा अधिक उसका है। और यदि तारे का पृष्ठ तापमान सबसे अधिक होगा, इसका मतलब है कि वह तारा आपको नीला दिखाई देता है। इसका मतलब समझ जाइएगा, जो तारा आपको नीला दिखाई दे रहा है उसका तापमान सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज इसमें से नहीं है? C++++ है, फोर्ट्रन है, जावा है, कोबोल है। तो C++ कंप्यूटर का भाषा तो है, लेकिन C++++ नहीं है, तो आपका ऑप्शन एक छट जाएगा। अब फोर्ट्रन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यह कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय भाषा है, जिसका विकास 1957 ईस्वी में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के जॉन बेकस ने किया था। यह बीजगणितीय आधारित प्रोग्रामिंग भाषा होता है कंप्यूटर का,
जावा की बात करें तो यह उच्च स्तरीय भाषा का विकास सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गैसलिंग के द्वारा किया गया था। इसका मतलब है कि जावा एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर का भाषा है और इसका विकास सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा, जिसके कर्मचारी जेम्स गैसलिंग के द्वारा किया गया था। कोबोल की बात करें तो यह भाषा का प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है। यह भी एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा ही होता है। उसका पूरा रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह भी एक कंप्यूटर का भाषा ही है। C++ की अगर बात करें तो यह उच्च स्तरीय भाषा का विकास है। यह उच्च स्तरीय भाषा ही है C++ में, और इसका विकास 1972 ईस्वी में बेल लेबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्रायन करिंघम के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो कहां से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मुंडक उपनिषद जो है वो सत्यमेव जयते जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या की बात करें तो 108 उपनिषदों की कुल संख्या बताया गया है, जिसमें मुंडक उपनिषद जो है यहाँ से राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। यम एवं नचिकेता की बात करें, अब उपनिषद की बात थोड़ा निकली है तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यम एवं नचिकेता के बीच जो संवाद की चर्चा है वो कठोर उपनिषद में चर्चा किया गया है। अल्लोपनिषद की बात करें तो इसकी रचना अकबर के काल में किया गया था। त्रिमूर्ति एवं 4 आश्रमों के सिद्धांत का उल्लेख मैत्रेयनी उपनिषद में किया गया है। और अंत में फिर एक बार उपनिषद की कुल संख्या 108 है। अगर बात करें भागवत गीता की, ऑप्शन नंबर बी में है। भागवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक के नाम से भी जाना जाता है और इसके ज्ञाता को उदात्री या उद्गाता के नाम से जाना जाता है। क्लियर। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पुराणों की कुल संख्या की बात करें तो 18 पुराणों की कुल संख्या, जिसकी रचना लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक कर देता है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से अलग कर देता है। अब बारी बारी से जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है सुंदा जल संधि। सुंदा जलडमरू मध्य जो है वो जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ देती है। वास्प जल संधि की बात करें तो तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ देती है। हडसन जल संधि की बात करें तो हडसन और एटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ देती है। बेरिंग जल संधि की बात करें तो यह आर्कटिक एवं बेरिंग जल सागर को आपस में जोड़ देती है। जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो भूमध्य सागर एवं एटलांटिक महासागर को जोड़ देती है। डोवर जल संधि की बात करें तो उत्तरी सागर और एटलांटिक सागर को जोड़ देती है। जबकि मलक्का जल संधि की बात करें तो यह जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ देती है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी और एटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ देती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पद का हिंदी रूप निम्नलिखित में से क्या होता है? जाहिर सी बात है, चीफ का मतलब होता है मुख्य या प्रमुख कहेंगे, और जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक, मजिस्ट्रेट का मतलब होता है दंडाधिकारी। इसका मतलब है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जो है उसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। अब जरा देख लेंगे न्यायालयी व्यवस्था भारत में कैसे है। तो सबसे ऊपर में न्यायालय में सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट यानी SC, सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के नीचे होता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे जिला न्यायालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर। या अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ, या जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट के नीचे पाया जाता है सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। यह 3 कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है 3 कोर्ट में बटा होता है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। सिविल कोर्ट के नीचे जो काम करता है वह डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होता है, जिला न्यायाधीश न्यायालय। उसके नीचे काम करता है सब ऑर्डिनेट जज कोर्ट, और उससे नीचे काम करता है म्युनिसिपल कोर्ट, और उसके नीचे स्मॉल कोर्ट या लोक अदालत होते हैं। क्रिमिनल कोर्ट की बात करें जिसे फौजदारी न्यायालय कहा जाता है, तो क्रिमिनल कोर्ट के नीचे काम करता है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, जिला सत्र न्यायालय, और इसके बाद
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट यानी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय होता है, और उसके नीचे काम करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट यानी कि न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय। रेवेन्यू कोर्ट की बात करें तो इसके नीचे रेवेन्यू कोर्ट जो होता है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तीसरा अंग होता है, और यह राजस्व न्यायालय इन्हें कहा जाता है, और इसके नीचे काम करता है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उसके नीचे काम करता है कमिश्नर एंड कलेक्टरेट, और उसके नीचे काम करता है तहसीलदार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का मतलब है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। तो अनुच्छेद 38 जो है उसे ही यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल किया गया, अनुच्छेद 38 को। और नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की चर्चा है, जिसमें से 38 भी शामिल है। तो अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय मिल पाएगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 38 में है, और इसे ही नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 49 की बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात अनुच्छेद 51 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है वो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित। आप देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र और मरुस्थलीय एवं संबंधित देश की अगर बात करेंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र सहारा एवं मध्य एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करेंगे। मरुस्थल को विश्व में मरुस्थल को कई क्षेत्र में कई रूपों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है, जैसे सहारा एवं मध्य एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका मरुस्थलीय क्षेत्र, उत्तरी अमेरिकी मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिण अमेरिकी मरुस्थलीय क्षेत्र और ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थलीय क्षेत्र। अब ध्यान दीजिएगा, सहारा एवं मध्य एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है इसके अंतर्गत थार जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है थार मरुस्थल, तकलाम चीन जो चीन में स्थित है तकलाम चीन मरुस्थल, गोबी जो मंगोलिया में स्थित है, कराकूम मरुस्थल जो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, जोजेब मरुस्थल जो इजराइल में स्थित है, रब अल खाली मरुस्थल जो अरब प्रायद्वीप में स्थित है, और सहारा मरुस्थल जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये सहारा एवं मध्य एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत मरुस्थल होते हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीकी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत कालाहारी जो कि बोत्सवाना के क्षेत्र में है, तथा नामीबिया जो नामीबिया में स्थित है। इन दोनों क्षेत्रों को दक्षिण अफ्रीकी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। उत्तरी अमेरिका मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें सोनोरॉन मरुस्थल को जो अमेरिका में स्थित है और मोजेब मरुस्थल जो कैलिफोर्निया में स्थित है, दोनों को शामिल किया था उत्तरी अमेरिकी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत। दक्षिण अमेरिकी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत अटाकामा मरुस्थल को जो चिली और पेरू की सीमा पर स्थित है, तथा पेंटागोनिया जो अर्जेंटीना में स्थित है, इन दोनों को दक्षिण अमेरिकी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया था। और ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट गिस्बॉन, ये तीनों के तीनों मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया था, और तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि यह आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है, और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है। तो 6% कहने का मतलब है 4 राज्य या 4 से अधिक राज्यों में अगर 6% वैध मत उसे प्राप्त हो गया कोई भी राजनीतिक पार्टी को, तो ऐसे स्थिति में उसे राजनीतिक क्षेत्र का दर्जा दिया जा सकता है, जो कि अभी हाल ही में आप आम आदमी पार्टी को दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। यदि वह आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्य में वैध मतों का 6% हिस्सा प्राप्त कर लेता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर लेता है, तो कोई भी राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है, परिस्थिति और भी है जिसके अंतर्गत दूसरा परिस्थिति ध्यान देंगे। कोई दल अगर राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो लोकसभा में 2% स्थान जीतना जरूरी होता है, तथा 2 सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने गए होंगे उसके पार्टी की। क्लियर? यानी पहला कंडीशन तो ये हो गया कि 4 राज्य में डाले हुए वैध मतों का 6% हिस्सा इसको प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीट को जीत हासिल करनी चाहिए।
दूसरा कंडीशन है, अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल को मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो लोकसभा में 2% स्थान उसको जीतना जरूरी हो जाएगा और उस पार्टी के सदस्य जो है 3 विभिन्न राज्यों से चुने गए हों। क्लियर। तीसरा बात क्या है, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवहन होता है? संवहनीय ऊष्मा का प्रसार 3 रूप से होता है, चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से। तो संवहनीय ऊष्मा का प्रसार जो होता है वो गैस में भी होता है और द्रव्य में भी, यानी द्रव्य और गैसों में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो संवहन विधि के द्वारा ही होता है। बारी बारी से देख लेंगे। ऊष्मा का संचरण 3 विधि से होता है जिसमें चालन, संवहन और विकिरण को शामिल किया जाता है। चालन यानी कंडेंसेशन, चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के कणों को अपने स्थान पर परिवर्तन किए बिना ही पहुंच जाती है, तो ऐसे में ऊष्मा का संचरण जो कहलाएगा वो चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण कहलाएगा। अब ठोस में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा ही होता है, आप ध्यान रखिएगा। संवहन यानी कन्वेक्शन, इसमें ऊष्मा का संचरण जो होता है वो पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। जैसे गैस एवं द्रव्य में ऊष्मा का संचरण, गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो निश्चित तौर पर जाएगा ही, तो ऊष्मा का संचरण होता है। द्रव्य भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, ऊष्मा का संचरण होगा। तो गैस और द्रव्य दोनों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा ही संभव हो पाता है। जैसे कि वायुमंडल जो है वो संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल संवहनीय ऊष्मा के द्वारा ही गर्म होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। विकिरण यानी रेडिएशन क्या होता है, तो यह इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से संचलित हो जाती है। जैसे कि हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी का धरातल जो है वो विकिरण विधि के द्वारा ही ऊष्मा का संचरण करता है और विकिरण विधि के द्वारा ही यह गर्म होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ था। पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य, जिसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कहा जाता है, बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन को देने का प्रस्ताव है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाने की भी घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा द्रवा डेन्यूब है, मुद्रा द्रवा डेन्यूब क्या है? यानी एमडीडी क्या है? तो दुनिया का पांच देशों का बायो रिजर्व, दुनिया का 5 देशों का संयुक्त बायो रिजर्व है एमडीडी, यानी मूरा द्रवा डेन्यूब। अब जरा इसको डिटेल से समझिएगा। तो यह बायोस्फीयर मूरा, द्रवा और डेन्यूब नदी, 3 नदी है, मूरा, द्रवा और डेन्यूब नदी। इनके 700 किलोमीटर के क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया, ये हो गया 5 देश। क्लियर। तो 5 देशों का एक संयुक्त बायोस्फीयर रिजर्व है। हाल ही में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व का 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। रिजर्व का कुल क्षेत्रफल जो है 1 मिलियन हेक्टेयर है, जिसे तथाकथित रूप से यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है। यानी एमडीडी को यूरोप का अमेजन की संज्ञा भी दिया गया है। यह अब यूरोप में सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र है। क्लियर। यह राजनीति का उद्देश्य, इस रणनीति का उद्देश्य नदियों को 25,000 किलोमीटर पुनर्जीवित करना है और वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ के 30% भूमि क्षेत्र की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य ... वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने की एक योजना है। भारत सरकार के द्वारा यह योजना 2001 में प्रारंभ किया गया था, विश्व बैंक के साथ मिलकर। आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा को मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान योजना 2000 से लेकर 2001 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा शुरू किया गया विश्व बैंक के साथ एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं बनाइएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात नहीं कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात कर रहा है। तो कौन से नेता थे जिनके जन्म दिवस पर
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनका जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। अब चूंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो इन्हीं के सम्मान में 11 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका बिल्कुल ही सही होगा। जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करेंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। 11 नवंबर 2008 से औपचारिक रूप से शिक्षा दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई थी, यानी पहली बार 2008 में मनाया गया था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस की बात करें तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओम के नियम की सीमाएं क्या है? ओम के नियम की सीमाएं क्या है? तो यह गैसीय चालक पर लागू नहीं होता है, बिल्कुल ही सही है ओम के नियम के बारे में। और यह जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों पर भी लागू नहीं होता है, ये भी ओम के नियम के बारे में सही है। तो दोनों कथन एक और बी जो है वो दोनों आपका सही आंसर होगा। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम क्या है? तो यह गैसीय चालकों जर्मेनियम और सिलिकॉन पर लागू नहीं होता। तीन चीज, गैसीय चालक जर्मेनियम और सिलिकॉन पर लागू नहीं होता है। जर्मन भौतिक एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष गेओर्ग सिमोन ओम ने सन 1828 ईस्वी में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसमें इन्होंने विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था। इसी नियम को ओम का नियम कहा गया है। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध या अन्य ओमीय युक्ति के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। अर्थात इसी को हम फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो V समानुपाती I होता है, या V बराबर IR के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। R को युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है, जिसका एक मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब कथन पढ़ना पड़ेगा। ये डेबिट कार्ड की सुविधा जारी करते हैं, बिल्कुल सही है डेबिट पेमेंट बैंक के बारे में। फिर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। पेमेंट बैंक जो होता है ना, वो क्रेडिट कार्ड नहीं जारी करता है, तो आपका यही कथन गलत हो जाएगा। बाकी वे ऋण प्रदान नहीं करते हैं, इसके बारे में बिल्कुल सही है। और वे मांग आधारित जमा राशि को स्वीकार करते हैं, ये भी बात पेमेंट बैंक के बारे में सही है। जरा देख लीजिएगा, पेमेंट बैंक जिसे भुगतान बैंक कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो लघु बचत खाता खोलने का काम करता है, सेविंग एंड करंट अकाउंट खोलने का काम करता है, एटीएम और डेबिट कार्ड प्रोवाइड करने का भी काम करता है, यानी जारी करता है। मांग जमा राशियों को स्वीकार करना इसका काम होता है। किसी अन्य बैंक के व्यापार संवाददाता के रूप में भी पेमेंट बैंक काम करता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो देश में कुल 7 पेमेंट बैंक कार्यरत है। इसकी स्थापना आरबीआई के द्वारा 24 नवंबर 2014 को किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। यह मानव में पाया जाने वाला हार्मोन होता है, यह पादप हार्मोन नहीं होता है। जरा ध्यान दीजिएगा एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। तो जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन, यह एक हार्मोन और दवा है जो आंख के कार्यों को नियमित करने का काम करता है। यह हार्मोन सामान्य रूप से अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा एवं मेड्यूला ऑब्लांगाटा में न्यूरॉन्स की एक छोटी संख्या द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी सेक्रीशन किया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन की बात करें तो इसकी खोज, यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। खोज डार्विन नामक विद्वान के द्वारा 1880 ईस्वी में किया गया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। जिबरेलिन हार्मोन की बात करें तो इसकी खोज कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में किया था। यह पौधे को लंबा फूल बनाने तथा बीजों को अंकुरित करने में किया जाता है। एफसीसी एसिड की बात करें तो इसकी खोज कांस एवं एडिकोट नामक विद्वान के द्वारा किया गया था 1961 से 1965 ईस्वी में। यह बीज को सुषुप्त अवस्था को बनाए रखता है तथा पुष्पन में बाधक होता है, यानी पुष्पित नहीं होने देता है और बीज को सुषुप्त बनाए हुए रखता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए पूर्वों से सही उत्तर का चयन करना है। अब जरा देखिएगा, सही उत्तर का चयन करने के लिए हम करते ऑप्शन पढ़ेंगे, कौन सा कथन आपका सही हो सकता है। प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस उपलब्ध कराता है।
बिल्कुल गलत है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों के लिए अग्रेषित करता है, यानी संप्रेषित कर देता है। ये बात बिल्कुल ही सही है, यानी केवल कथन 2 जो है वो सही आपका हो जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर जो है वो टीसीपी यानी आईपी एड्रेस उपलब्ध नहीं कराता है। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो किसी क्लाइंट से प्राप्त एप्लीकेशन तथा वास्तविक सर्वर के मध्य मध्यस्थता का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसके सहयोगी संस्था राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में किया गया था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन सन 1944 ईस्वी में हुआ था, जिसमें ही विश्व बैंक या IMF की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ और इसके तहत 1945 ईस्वी में 27 दिसंबर के दिन IMF की स्थापना की जाती है। IMF का मुख्यालय जो है वर्तमान समय में वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का भी और IMF का स्थापना ध्यान रखिए। इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शांति के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 ईस्वी में घोषणा किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डॉट के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। कब अलग कर दिया गया था जरा ध्यान दीजिएगा। तो 1964 ईस्वी में केंद्रीय बजट को आर्थिक बजट से अलग कर देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1964 ईस्वी के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। 18 फरवरी 1860 को देश का पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में किया गया है। यानी अगर बजट, हालांकि ध्यान रखिएगा आप, इस बजट शब्द की चर्चा हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया। इस बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार के लिए। जबकि ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार के लिए बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा अनुच्छेद 112 में किया गया है। क्लियर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसंस बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार पार्किंसंस बीमारी के इलाज के लिए दिया गया था। ध्यान रखेंगे आर्विड कार्लसन को प्रोवाइड किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। पार्किंसंस बीमारी क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। तो तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क संबंधी विकार होता है पार्किंसंस बीमारी, जिसमें शारीरिक गतिविधि प्रभावित होती है और इसका मुख्य लक्षण शरीर में कंपन होता है। डोपामाइन जो मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इस रोग से प्रभावित हो जाता है और इसकी खोज आर्विड कार्लसन के द्वारा 1958 ईस्वी में किया गया था। सन 2000 में उन्हें इस खोज के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल इसमें से कौन सा है? क्लोरेला जो है वो प्रकाश संश्लेषण कार्य करने का कार्य करता है। यह एक प्रकार का शैवाल होता है। ध्यान दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल क्लोरेला होता है। क्लोरेला शैवाल के क्लोरोप्लास्ट में हर एक प्रकाश संश्लेषण करना क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं और बहुत तेजी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। स्पाइरोगायरा की बात करें तो यह शैवाल जो ठहरे हुए जल में पाया जाता है, इसे तालाब का रेशम भी कहा जाता है। भारतीय फाइकोलॉजी यानी शैवाल की बात करें तो शैवाल का जनक जो है वो प्रोफेसर आयंगर को माना जाता है। पारा तथा नाइट्रेला नामक शैवाल मलेरिया के उपचार में किया जाता है और नॉस्टम और एनावीना शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जलप्रपात को खादरपोह जलप्रपात के नाम से भी जाना बिहार के किस जलप्रपात को खदारपोह जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? तो दुर्गावती जलप्रपात जो है इसे ही बिहार में खदारपोह जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह दुर्गापुर जलप्रपात जो है वो बिहार के रोहतास जिले के छान पापर नामक स्थान पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 90 मीटर यानी 300 फीट से गिरती है। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो यह रोहतास जिला में धुआंकुंड जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात को झारखंड में, तो ध्यान रखिएगा धुआंकुंड जलप्रपात रोहतास जिले, बिहार के रोहतास जिले में काब नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। काकोलत जलप्रपात की बात करें तो नवादा जिले में काकोलत पहाड़ी पर स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 47 मीटर अर्थात यह कुल 107 फीट की ऊंचाई से गिरती है तथा मुख्य जलप्रपात की ऊंचाई 24 मीटर यानी 80 फीट है। यह धारा
यह 7 धाराओं से मिलकर बना हुआ क्वेश्चन आपसे कई बार पूछेगा क्वेश्चन कि बिहार का कौन सा जलप्रपात है जो 7 धाराओं से मिलकर बना हुआ है, तो काकोलत जलप्रपात जो नवादा जिले में स्थित है। गुरु सिंधु जलप्रपात की बात करें तो झारखंड व छत्तीसगढ़ की सीमा पर कनहर नदी द्वारा 200 फीट की ऊंचाई पर से यह गुरु सिंधु जलप्रपात गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट संदर्भित करता है किसको, तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान को इंडिकेट करता है प्राथमिक घाटा। अब जरा देखिएगा प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले वर्ष की उधारी पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज के बीच का अंतर होता है प्राथमिक घाटा। यह ब्याज को छोड़कर सरकार की उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। यह वह राशि है जिसके द्वारा किसी सरकार का कुल व्यय कुल आय से अधिक होता है। प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान शामिल नहीं होता है। प्राथमिक घाटा सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक उधार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कार्डेमम हिल्स के नाम से, कार्डेमम की पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी से सटी प्रमुख पहाड़ियां कार्डेमम पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला के अंतर्गत केरल राज्य में स्थित है। सेबराई की पहाड़ी की बात करें तो पूर्वी घाट पर्वतमाला का हिस्सा होता है सेबराई की पहाड़ी। पश्चिमी घाट पर्वतमाला के दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी अन्नामलई है, जिसकी सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी है जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला का सबसे दक्षिणी विस्तार नीलगिरी है जो तमिलनाडु में स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी दोदाबेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 बिहार का कुल लिंगानुपात वर्तमान समय में 2011 की जनगणना के अनुसार है। यह राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात का जो कि राष्ट्रीय में देश में लिंगानुपात 943। लिंगानुपात का मतलब समझेंगे कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है, इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। तो भारत का लिंगानुपात 943 है जो कि बिहार में 918 है और यह भारत की कुल लिंगानुपात की तुलना में बिहार में 25 कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की बात करें बिहार में तो गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जहां का लिंगानुपात 1021 है। इसका मतलब हुआ कि 1021 महिला है प्रति 1000 पुरुष पर, यानी महिला की ही संख्या ज्यादा है गोपालगंज में। तीसरा स्थान सिवान का आता है 988 है, सारण का 954 है तथा किशनगंज का 950 है। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, गोपालगंज सबसे ज्यादा 1021 है, दूसरा सिवान 918 है, सारण तीसरे स्थान पर 954 है और किशनगंज 950 के साथ चौथे स्थान पर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो मुंगेर जो है वो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। मुंगेर में 876 महिला प्रति 1000 पुरुष पर ही मौजूद है। भागलपुर दूसरे स्थान पर आता है 880, खगड़िया तीसरे स्थान पर 886 और शिवहर 893 के साथ चौथे स्थान पर न्यूनतम लिंगानुपात में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महिला सेक्स हार्मोन इसमें से कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो महिला सेक्स हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह हार्मोन जो होता है वो महिलाओं में पाया जाने वाला मुख्य हार्मोन है जो कि यौन और प्रजनन ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी हार्मोन होता है। इसका निर्माण ओवरी यानी अंडाशय यानी एड्रिनल ग्लैंड और फैटी टिश्यू के द्वारा किया जाता है। एड्रोजन एक पुरुष और महिला दोनों में किशोरावस्था के दौरान स्रावित होने वाला एक प्रकार का हार्मोन होता है एड्रोजन। इंसुलिन की बात करें तो यह अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होने वाला एक प्रकार का हार्मोन है जो शर्करा को नियंत्रित करता है। जबकि ऑक्सीटोसिन की बात करें तो यह हार्मोन मस्तिष्क में संदेश वाहक के रूप में यौन उत्तेजना जैसे कार्यों को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 ईस्वी में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर इसमें से कौन सा था, तो क्रे फर्स्ट जो है 1976 ईस्वी में बनाया गया सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे फर्स्ट। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में विकसित क्रे फर्स्ट जो है वो के रिसर्च कंपनी अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है जो CDEC के द्वारा 1991 ईस्वी में विकसित किया गया था। सुपर कंप्यूटर की क्षमता फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकेंड पर आधारित होता है। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक सेमूर क्रे को माना जाता है जबकि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भटकर को माना जाता है। तो आप दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक रेमूर क्रे
जबकि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुकर भट्टकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनीत सागर अभियान भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो पुनीत सागर अभियान जो है वो एनसीसी नेशनल कैडेट कोरों के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रकार का कह सकते अभियान है। अगर देखिएगा, नेशनल कैडेट कोर समुद्र के किनारे या समुद्र तटों को प्लास्टिक और अन्य कचरे से मुक्त करने तथा इन्हें साफ करने के लिए महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। महीने भर चलने वाले पुनीत सागर अभियान का उद्देश्य पहली बार दिसंबर 2021 से स्थानीय आबादी और भावी पीढ़ियों के बीच समुद्र के स्वच्छ किनारों और समुद्र तटों का महत्व के संदेश का प्रचार प्रसार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता? तो वो पदक स्वर्ण पदक था, जिन्होंने पीवी सिंधु ने जीत लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जरा कुछ एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 22वां संस्करण इसका था राष्ट्रमंडल खेल का, जो बर्मिंघम यूके में आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल के शुभारंभ की बात करें तो इसका शुभारंभ पैरी है, जो एक बहुरंगी बैल था। एवं आदर्श वाक्य की बात करें, सभी के लिए एक खेल है। इस खेल में 4 नए खेल बास्केटबॉल, महिला टी20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल को शामिल किया गया। 4 नया खेल इस राष्ट्रमंडल की 22वां संस्करण को बास्केटबॉल, महिला टी20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल को शामिल किया गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज के बाहर वो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे, जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक निकाह जरीन और अंचक शरद कमल थे। भारत की तरफ से पहला पदक संकेत सरगर, जो कि 55 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। यह भारत का पहला पदक था। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो है वो मीराबाई चानू, जो कि भारोत्तोलन में जीती। भारत का पदक तालिका में ओवरऑल चौथा स्थान रहा, जिसमें 16 स्वर्ण जो है वो 22वें स्थान पर रहा, 16 कांस्य, 23 और 1 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो FW नोट्रेस्टीन जो है वो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का इनको जनक माना जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है? जनसंख्या सिद्धांत है, किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि में जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि या परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। इसे ही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या की वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत मूल रूप से W.S. थॉम्पसन ने 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जिसे फ्रैंक W. नोटेस्टीन ने 1945 ईस्वी में संशोधित करके वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। किसी कारण से नोटेस्टीन को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत मूल रूप से W.S. थॉम्पसन ने 1929 ईस्वी में तैयार किया, लेकिन इसको वैज्ञानिक आधार फ्रैंक W. नोटेस्टीन के द्वारा दिया गया। यही कारण है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक या जनक फ्रैंक W. नोटेस्टीन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 से 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया एक असहयोग आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सहयोग आंदोलन 1920 से 22 में चलाया गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1922 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था और ध्यान रखिएगा सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका C.R. दास ने विरोध किया था। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव C.R. दास ने ही प्रस्तावित किया, फिर बाद में जाके नवंबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने एवं 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिए थे। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति मोहम्मद अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसमें दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की
सिफारिश इन्होंने की थी। तो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रथम विधि आयोग को चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी के तहत आपका क्वेश्चन था प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो यह अधिनियम था, ध्यान रखेंगे, यह अधिनियम जो था वो चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी था अधिनियम। क्लियर। इसके बाद 1853 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में से दूसरे, तीसरे और चौथे विधि आयोग का गठन किया गया था। यानी दूसरे का 1853, तीसरे का 1861 और चौथे विधि आयोग 1879 ईस्वी में बनाया गया, जिन्होंने अंग्रेजी कानूनों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाए रखने में सहायता की। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना की बात करें तो 1955 ईस्वी में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल श्री M.C. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की किसकी कृति है। तो शिल्पाधिकारम की बात करें तो इलंगो अडिगल के द्वारा लिखित पुस्तक है शिल्पाधिकारम। क्लियर। जिसमें ध्यान दीजिएगा, तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, इलांगो अडिगल के द्वारा, इलांगो अडिगल के द्वारा यह रचित है जो महाकाव्य है तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम। तो तिरुवल्लुवर की बात करें तो यह तिरुवल्लुवर कृत यानी तिरुवल्लुवर के द्वारा, एक संत थे दक्षिण भारत में, संत थे तिरुवल्लुवर, इनके द्वारा रचित पुराण तमिल साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया जाता है। शीतले सतनार ने मणि मेखले की रचना की थी। शीतले सतनार के द्वारा मणि मेखले की रचना किया गया। जीवक चिंतामणि की रचना जैन भिक्षु तिरुत्तक देवर ने किया था। यहाँ पे देवल होना चाहिए, देवल ने किया था। जीवक चिंतामणि की रचना जैन भिक्षु तिरुत्तक देवल के द्वारा किया गया था। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की रामावतारम है। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। जरा ध्यान दीजिएगा, संगम काल जो है वो तमिल क्षेत्र में ज्यादा प्रचलन था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। अब इसको क्लियर कर लीजिए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, जो 1757 से 7 ईस्वी तक रहे थे। कंपनी के अधीन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, अब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो कंपनी के अधीन बनाया जाता था। तो इस आधार पर कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया 1774 ईस्वी में। भारत का पहला, अब बंगाल से हट किया गया भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे 1833 ईस्वी में। भारत में कंपनी के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और पद को और वैल्यूएबल बनाया गया और वाइसराय कहा जाने लगा। तो इस आधार पर अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत का अंतिम वाइसराय एवं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय। अब क्वेश्चन दो प्रकार से, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ही हुए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंसा किसका नाम है। तो हंसा 2 जो है एक प्रशिक्षण यान है हंसा 2। अब ध्यान दीजिएगा, बेंगलोर स्थित एरोस्पेस लेबोरेटरी में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निर्देशन में 11 मई 1998 ईस्वी को हंसा 2 नामक प्रशिक्षण यान का परीक्षण हुआ, जिसका उपयोग प्रशिक्षण में कम दूरी की यात्रा में, हवाई सर्वेक्षण में तथा फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाएगा हंसा 2 का। क्लियर। GSAT-10 एक उपग्रह व अरिहंत एक पनडुब्बी है तथा धनुष सतह से सतह पर मार करने वाला एक प्रक्षेपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा जल निगरानी एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर प्रशासन के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने
किसने? तो जम्मू कश्मीर के प्रशासन के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम जन निगरानी मोबाइल ऐप रखा गया है। तो यहाँ पे जन नहीं होगा, जन निगरानी होगा, जन निगरानी मोबाइल ऐप। अब ये जन निगरानी मोबाइल ऐप है क्या? तो लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। पुदुचेरी के द्वारा हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, क्योंकि यहाँ हर ग्रामीण घर में नल द्वारा पानी कनेक्शन सुनिश्चित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी WPA वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन पहल किससे संबंधित है? तो यह दिव्यांगता निवारण को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक रणनीति है। वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन विश्व विकलांगता की रोकथाम, पुनर्वास और अवसरों की समानता को बढ़ाने के लिए वैश्विक रणनीति के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को यह दिवस विकलांगता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 3 दिसंबर 1982 ईस्वी को इसकी शुरुआत किया गया है, जो वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन को घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो उसे ही सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो घरेलू आय माइनस शेष विश्व को भुगतान की गई साधन या आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन को शामिल किया था। राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है घरेलू आय को इसको शामिल किया था। लेकिन विदेशों में भुगतान की गई आय जो होती है, विदेशों में विदेशियों के द्वारा भुगतान की गई जो आय होती है उसको घटा दिया जाता है और शेष विश्व से प्राप्त की गई जो साधन होती है यानी आय जो होता है उसको जोड़ दिया जाता है। कम कहने का मतलब है कि घरेलू आय तो है ही, प्लस शेष विश्व के औसत भुगतान की आय को घटा दिया जाता है और शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन लागत को या आय को जोड़ दिया जाता है, तब राष्ट्रीय उत्पाद बनता है। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जिन्हें इसके लिए 1971 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। यानी कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का सबसे पहला जनक साइमन कुजनेट्स को माना जाता है और इसके लिए उनको 1971 ईस्वी का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1960 ईस्वी में 17 नवंबर के दिन हुई थी। अब ध्यान रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उधमपुर जिला उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। हालांकि यह 1960 ईस्वी में 17 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उस समय यह इस समय यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल था। क्लियर है? और उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से ही इसका उद्घाटन किया गया था। वर्ष 1972 ईस्वी में इसका नाम उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किया गया था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था के रूप में ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। जो पहला कह सकते हैं स्तर है ग्राम पंचायत। 1992 ईस्वी के 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत के संविधान के खंड 9 में पंचायती राज नाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। इस खंड में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर ब्लॉक समिति। कहने का मतलब है जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है ब्लॉक स्तर पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन ने मई 2023 में 12 करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। जल जीवन मिशन की शुरुआत सन 2019 ईस्वी में किया गया था। जल जीवन मिशन जो है वो 16 मई 2023 को भारत में ग्रामीण परिवारों को 12 करोड़ नल जल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि को हासिल कर लिया है,
जल जीवन मिशन जो है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 73वां स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 दिसंबर 2019 को लाल किले के स्वतंत्रता दिवस है, इसका मतलब है 15 अगस्त। यहाँ पर 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर पर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना होता है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नया मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया गया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सागर परिक्रमा पहल के चरण 5 की शुरुआत की घोषणा की है? तो सागर परिक्रमा पहल का चरण 5 जो है वो ध्यान रखिएगा मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा इसका 5वां संस्करण की शुरुआत किया गया। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने 17 से 19 मई 2023 तक रायगढ़ से कानाकोना तक सागर परिक्रमा का चरण 5 आयोजित करने की घोषणा किया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मत्स्य योजनाओं और क्रियान्वयनों और कार्यक्रमों एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY एवं किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम से मछुआरों और हितधारकों के सामने आने वाले चुनौतियों का सामना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पेट्रोकेमिकल्स उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है? तो इसका मेजबानी जो है वो भारत के द्वारा नई दिल्ली में किया जा रहा है। जरा ध्यान देंगे एनालिसिस पर। तो एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 यानी APIC 2023 का यह 41वां संस्करण 18 से 19 मई को भारत के नई दिल्ली में समापन होगा। इसकी मेजबानी भारत का केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन CPMA द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम की बात करें तो पेट्रोकेमिकल्स के माध्यम से सतत आर्थिक विकास इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? तो अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में जो देश भारत के साथ भाग लिया है वे है अमेरिका देश। अब जरा देखिएगा इसको, तो भारतीय नौसेना का एक P-81 विमान 14 मार्च 2023 को US नेवी द्वारा आयोजित लॉन्ग रेंज MRS-ASW एयरक्राफ्ट के लिए समन्वित बहुपार्श्व ASW अभ्यास के तीसरे संस्करण अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए गुआम अमेरिका गया था। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में हिस्सा लेगा। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई कमी रहेगा तो जरूर बताइएगा, हम इसको पूरा करेंगे। PDF जरूर ले दीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, क्योंकि सारा PDF आपको कलेक्शन के रूप में रहेगा तो आपको रिवीजन करने में काफी आसान होगा और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसकी चर्चा करेंगे अगले क्लास में, अगले सेट प्रैक्टिस में। बहुत बहुत धन्यवाद।